हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 6 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइएगा, करबी ट्राइब्स जो हैं वो अभी रिसेंट में न्यूज़ में रही। बताइएगा इनका संबंध किस राज्य से रहेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी स्पेशली डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए। और यूपीएससी हो चाहे वो एनडीए का सीडीएस का एग्जाम हो, हर एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। करबी ट्राइब्स पे क्वेश्चन आ सकता है। आंसर क्या होगा? अगर आप आंसर देना चाहते हैं या वीडियो में सोचना चाहते हैं, आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं। तो अगर बेसिकली इसके बारे में आपको जो है वो जानना है तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। असम से हैं करबी ट्राइब्स, या करबी ट्राइब्स जो हैं उनका संबंध असम राज्य से है। करबी आरलोंग जो ट्राइब है, या फिर करबी ट्राइब्स को लेकर करबी आरलोंग जो एरिया है उसको लेकर एग्रीमेंट हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, a historic Kirby Arlong agreement was signed to end the decade-old crisis, ensuring Assam's territorial integrity was signed in New Delhi. Actually, करबी ट्राइब्स जो हैं या करबी जनजाति जो है वो करबी आरलोंग नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है असम के अंदर, उसके अंदर रहती हैं। और ये काफ़ी समय से अपने लिए अलग क्षेत्र की मांग करती रही हैं। तो बेसिकली असम की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खतरा था। तो इनके जो आर्म्ड ग्रुप्स, यानी कि इनके अंदर जो कुछ हथियारबंद जो इनके संगठन थे, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कसने का फैसला किया है। विद दिस हिस्टोरिक एग्रीमेंट ओवर 1000 आर्म्स कैडर हैव एब्योर्ड वायलेंस, यानी कि एक तरीके से उन्होंने हिंसा को छोड़ने का फैसला किया है। 1000 लोगों ने, जो कि हिंसा कर रहे थे, अभी तक हथियार लेकर भारत सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, एंड ज्वाइंट द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। द स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज ऑफ 1000 करोड़ जो है वो इनको दिया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए दिया जाएगा बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड असम गवर्नमेंट टू अंडरटेक स्पेशल वेब प्रोजेक्ट्स, या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स इनके लिए जो है वो इंडियन गवर्नमेंट लाएगी। द डिस्ट्रिक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कुछ एरिया में हमारे इंडिया के अंदर, खास तौर से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स के अंदर गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो 6 शेड्यूल के अंदर की पावर को लेकर एक डिस्ट्रिक्ट को स्पेसिफिकली अलग से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक अलग से बॉडी बना सकता है। तो दिस डिस्ट्रिक्ट कौन सा? मैं करबी अरलोंग डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, या करबी अनलोंग डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, बाय करबी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल, जिसको KAAC भी कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 6 शेड्यूल के अंदर इनका एक अलग बॉडी बनाया हुआ है। सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य बिंदु क्या हैं, वो देख लेते हैं। दिस मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट विल इंश्योर ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमी टू द किर्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल, यानी कि काउंसिल की शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि एक तरीके से उनकी जो आधारभूत, एक तरीके से जो उनकी आइडेंटिटी है, उनकी जो अपने लिए एक उनका अलग व्यक्तित्व है, एक इमेज है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। लैंग्वेज, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, करबी लोगों के, जनजाति के लोगों के। फोकस डेवलपमेंट ऑफ द काउंसिल एरियाज विदाउट अफेक्टिंग द टेरिटोरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी ऑफ असम, असम के क्षेत्र में छेड़छाड़ किए बिना। द करबी आर्म्ड ग्रुप हैव एग्रीड टू एब्योर वायलेंस, उन्होंने जो है वो किसी भी तरीके से हिंसा को त्याग करने का फैसला किया है। एंड ज्वाइन द पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस एज एस्टेब्लिश बाय लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि भारत सरकार के संविधान के द्वारा स्थापित कानून को अब ये मानेंगे। द एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ कैडर ऑफ आर्म्ड ग्रुप, और जो लोग अब हथियार छोड़कर भारत सरकार के साथ आकर मिल गए, उन लोगों को नौकरी वगैरह और रहने की जगह आदि प्रोवाइड कराई जाएगी भारत सरकार की तरफ से। इस एग्रीमेंट के मेन पॉइंट्स: the government of Assam shall set up Karbi Welfare Council for focused development of Karbi people living outside KAC. कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल वाले एरिया के बाहर रहने वाले कार्बी जनजाति के लोगों के लिए, स्पेशली जो असम में रहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट अलग से जो है वो वेलफेयर काउंसिल बनाएगी। एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट विल बी ऑगमेंटेड टू सप्लीमेंट द रिसोर्स ऑफ KAC। मतलब कि जो कार्बी आंगलोंग जो काउंसिल है, उस क्षेत्र के संसाधनों को जो राज्य की संचित निधि होती है उससे सहायता प्रदान की जाएगी कोष के माध्यम से। द ओवरऑल प्रेजेंट सेटलमेंट प्रपोजेस टू गिव मोर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर टू KAC। ये जो है वो KAC की शक्तियों को एक तरीके से बढ़ाएगा। KAC कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कार्बी आंगलोंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, और मेनली कार्बी जनजातियाँ कहाँ रहती है, ऐसा कुछ आपसे पूछा जाए तो ये आपको थोड़ा सा मैप ध्यान रखने में हेल्प करेगा, और ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है।
कार्बी, बोडो, इस तरीके की जनजातियां जो हैं वो अक्सर न्यूज में रहती है और वो कौन से स्टेट में, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्बेक्स एक्सरसाइज। ये किस कंट्री, किस देश से संबंधित है, आपको मुझे बताना है। आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर इज द राइट आंसर। सिम्बेक्स का 28वां संस्करण जो है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ और ये 2 से 4 सितंबर के बीच में हुआ। इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस रणविजय और हेलीकॉप्टर एंड विद अ शिप बॉन्ड हेलीकॉप्टर, जिसपे हेलीकॉप्टर भी था, वो एएसडब्ल्यू कॉवरेत आईएनएस किल्टन और गाइडेड मिसाइल कॉवरेत आईएनएस कोरा, इन तीनों शिप्स ने जो है वो इसमें हिस्सा लिया है। उसके अलावा P8 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भी इसमें हिस्सा लिया। ये 1994 से लगातार होती जा रही है और हर साल होने वाली, रेगुलर होने वाली एक एक्सरसाइज में से एक है, जो इंडियन जो नेवी है, भारतीय नौसेना जो है वो सिंगापुर की नौसेना के साथ में लगातार 94 से लगातार करे ही जा रही है, कंटिन्यूसली हर साल होती है। आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। सिम्बेक्स में एस से सिंगापुर है, आई से इंडिया है, एम मतलब मैरीटाइम, बी से बायलेटरल और ई एक्स यानी कि एक्सरसाइज। तो सिम्बेक्स इसका फुल फॉर्म है। ये जो है वो इसकी फोटो है सिम्बेक्स में, इन शिप्स में जो है ना वो पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। विच आईएएस ऑफिसर रिसेंटली हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग सिल्वर मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स। तो ये नाम जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आंसर बताइए। कमेंट में बता सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से। यहाँ पे आंसर आएगा सुहास यथिराज। सुहास यथिराज जो हैं वो पहले ऐसे आईएएस ऑफिसर बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। इसके अलावा और कौन कौन से मेडल आए पैरालंपिक में, जैसा हम देखते रहे, मनीष नरवल ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है और सिंहराज अधाना ने जो है वो सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले भी सिंहराज अधाना ने शूटिंग के अंदर ही ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये इनका दूसरा मेडल है। ठीक है, उसी तरीके से अवनी जो थी लखेरा, उन्होंने भी 2 मेडल जीते शूटिंग में, तो ये बात आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है। 2 मेडल आए हैं शूटिंग में 2 जनों के द्वारा। प्रमोद भगत का नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने मैन सिंगल SL3 कैटेगरी के अंदर जो है वो जीता है और गोल्ड। उसकी तरफ से दूसरी तरफ मनोज सरकार ने सेम इवेंट के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये दोनों ही बात भी जो है वो आपको याद रखनी है, ये दोनों भी बैडमिंटन के ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम भी आपको याद रखने जरूरी है। नेक्स्ट नाम आ रहा है कृष्णा नागर का। इन्होंने भी गोल्ड जीता है और वो भी बैडमिंटन के अंदर फिर से। एंड सुहास यथिराज जो हैं, इन्हों का नाम तो जैसा हमने अभी बात की थी, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है मैन सिंगल SL4 कैटेगरी के अंदर, जो कि बैडमिंटन के अंदर जीता है इन्होंने। तो ये पहले ऐसे आईएएस ऑफिसर बन गए, ये सेवा में अभी वर्तमान में आईएएस अधिकारी हैं ये, और इन ऐसे पहले आईएएस अधिकारी बन गए तो जिन्होंने ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में खेल में मेडल जीता है। चलिए, इसी के साथ में विच मिशन ऑफ नासा हैज रिसेंटली कलेक्टेड रॉक सैंपल फ्रॉम मार्स। हाल ही में नासा के किस मिशन ने मार्स यानी कि मंगल ग्रह से जो है वो पत्थर के टुकड़े इकट्ठे किए हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे परसिवरेंस। परसिवरेंस जो मिशन है ये काफी समय से मंगल पे जो है वो भटक रहा है। परसिवरेंस रोवर जो है नासा का है, नासा परसिवरेंस रोवर है सक्सेसफुली कलेक्टेड इट्स फर्स्ट रॉक सैंपल फॉर रिटर्न ऑफ अर्थ। यानी कि ये पत्थर के टुकड़े जो है वो पृथ्वी पर वापस लाए जा सकेंगे। नासा प्लान्स टू लॉन्च मोर स्पेसक्राफ्ट टू रिट्रीव द सैंपल कलेक्टेड बाय परसिवरेंस। तो नासा एक तरीके से नए रॉकेट भेजेगा जो इस पत्थर के टुकड़े को वहां से वापस लाएगा। परसिवरेंस अराइव्ड इन जनवरी 2021 एट मार्स जेजीरो क्रेटर। जो जेजीरो क्रेटर है इसका नाम डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, और कौन से मिशन की बात हो रही है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ से इन्होंने जो है पत्थर के टुकड़े कलेक्ट किए हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि मंगल की सतह पर ये जेजीरो क्रेटर जो है वो बेसिकली किसी तालाब वगैरह से बना है और पहले यहाँ पर तालाब होने की संभावना पाई गई थी, इस वजह से न्यूज में था। इट कैरीड अ यूनिक इंस्ट्रूमेंट मोक्सी और मार्स ऑक्सीजन ISRU experiment, which for the first time manufactured molecular oxygen on Mars using carbon dioxide from the carbon dioxide rich atmosphere। और इसी के अंदर मॉक्सी नाम से एक एक्सपेरिमेंट भी भेजा गया था जिसका फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन ISRU एक्सपेरिमेंट, जिसका सीधा सीधे तौर पे ये मतलब है कि भाई मार्स की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड के तत्व से ऑक्सीजन कैसे बनाया जा सकता है उसका एक्सपेरिमेंट था, ताकि अगर फ्यूचर में किसी तरीके से इंसान को मार्स पर, मंगल पर भेजने की कोशिश की जाए तो उसके लिए ऑक्सीजन का जुगाड़ हो पाए। आगे बात करते हैं, बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, आपको ये मुझे बताना है। दुरान लाइन इज अ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में।
एग्रीमेंट डिमार्केटिंग द दुरन लाइन वाज साइंड इन 1893, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसमें बी। तो 1893 में अफगानिस्तान की उस वक्त पे रशिया का कंट्रोल हो जाए, उस कंडीशन में भारत पे हमला होगा। तो भारत को रशिया से एक तरीके से बचाने के लिए अंग्रेज सरकार यानी कि उस टाइम की भारत सरकार ने एग्रीमेंट किया था उस टाइम की अफगानिस्तान के नवाब के साथ में, और इस वजह से ये जो है वो एग्रीमेंट हुआ था। तो यहाँ पे द लाइन स्ट्रेचेस फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर विद चाइना टू अरेबियन सी, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जैसा हम आगे फोटो में देख पाएंगे कि दुरन लाइन जो है उसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली चाइना की बॉर्डर पाकिस्तान से होते हुए ये ईरान तक जाकर खत्म हो जाती है। ये पूरी तरीके से साउथ में जाकर अरेबियन सी में नहीं लगती है। तो अगर आपको पाकिस्तान का थोड़ा मैप भी याद है तो आप ये समझ जाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो इसमें बन सकता है। दुरन लाइन वॉज क्रिएटेड टू स्टॉप जर्मनी फ्रॉम अटैकिंग इंडिया, तो मैंने जैसा बताया ये अफगानिस्तान में से होते हुए रूस किसी तरीके से भारत में ब्रिटेन राज पर या ब्रिटिश राज पर हमला ना करते, इसके लिए बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो एक ही स्टेटमेंट सही है, कौन सा? बी स्टेटमेंट सही है। दुरंत लाइन के बारे में यह सारी जानकारी दी हुई है। ये 2670 किलोमीटर लंबी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है। बेसिकली ये क्यों न्यूज में आ गई है? क्योंकि अफगानिस्तान में बनी हुई नई सरकार ने, जो तालिबान की सरकार है, उन्होंने पाकिस्तान के दुरंत लाइन के ऊपर कंट्रोल जो है उनका, उसको लेकर अभी जो है वो कुछ है बात कही है, जिस वजह से ये एरिया, ये दुरन लाइन न्यूज में आ गई है और हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। द एग्रीमेंट डिमार्केटिंग दुरन लाइन वो साइंड ऑन नवंबर 12, 1893 बिटवीन ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सर हेनरी मॉर्टिमो दुरन एंड आमिर अब्दुल रहमान, इन लोगों के बीच में जो है वो एग्रीमेंट हुआ था। ये उस टाइम पे आमिर अब्दुल रहमान जो थे वो अफगानिस्तान के शासक थे, और ब्रिटिश की ओर, अंग्रेजों की ओर से हेनरी मॉर्टिमियर दुरान जो थे उन्होंने इस पे साइन किया था। द लाइन कट थ्रू पश्तून ट्राइबल एरियाज, जो पश्तून कबीले के लोग हैं उस क्षेत्र से होकर ये लाइन गुजरती थी, और अंग्रेजों ने मुख्य तौर से इस लाइन को इस तरीके से खींचा था ताकि वो पश्तूनों पे कंट्रोल कर सके और उनकी पावर कम हो जाए, ताकि कल को वो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार नहीं उठा लें। तो इस तरीके से ये दुरन लाइन जो है वो 1893 1893 में खींची गई थी। ये अफगानिस्तान की ऊपर की बॉर्डर जो कि चाइना के साथ लगती है, उससे लेकर सीधे सीधे ईरान की बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ लगती है वहां पर मिलती है। और जब पाकिस्तान, जब 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद से ये लाइन पे कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान को हो गया है। तो इस वजह से दुरन लाइन इंपॉर्टेंट है और इसकी लोकेशन आपको ध्यान होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। नाउ लेट्स आगे बात कर लेते हैं। विच कंट्री विल नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज शेयर्ड डेस्टिनी 2021? शेयर्ड डेस्टिनी 2021 एक्सरसाइज में कौन सा देश हिस्सा नहीं लेगा? तो आंसर है इंडिया इसमें हिस्सा नहीं लेगा। इंडिया इसमें हिस्सा क्यों नहीं ले रहा? तो ध्यान रखिएगा, ये एक्सरसाइज जो है वो चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के मध्य हो रही है, और ये चाइना के अंदर होगी। चाइना के सेंट्रल हिनान प्रोविंस नाम के जो क्षेत्र है वहां पर होगी। तो आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि शेयर्ड डेस्टिनी एक्सरसाइज कौन से देशों के बीच में हो रही है, या कौन सा देश इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच में हो रही है। एंड आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, बताइए फेम स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? फेम स्कीम का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह पे, सीडीएस वगैरह के, एफकेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। एनडीए में कम आते हैं बट फिर भी आ सकते हैं, इसीलिए आपको ये स्कीम्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये फेम स्कीम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई है। असल में हुआ क्या है कि मेघालय राज्य के अंदर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको पावर ग्रिड के नाम से जाना जाता है, इन्होंने पहला, फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया है स्टेट ऑफ मेघालय में। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, इसको डेवलप किया गया है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम इंडिया स्कीम के अंदर में, जिसका दूसरा चरण फेज 2 चल रहा है। दैट इज वाई आपसे फेम इंडिया या इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर आता है तो वहां पे आप इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में आज की क्लास में ही खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।